गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 9 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या वन डे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, वीडियो देखना शुरू किया है तो पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 18 में 2018 में पूछा है, 2020 में भी इसकी महत्ता है। क्यों महत्ता है इस पे मैं आखिर में डिस्कस कर दूंगा। तो निम्नलिखित देशों पे विचार कीजिए। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है भारत, पांचवा जापान, छठा यूएसए। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं कौन से देश? इसमें आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं। ए हो गया, ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा देश, पांचवा देश। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा देश। ऑप्शन बी है तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा देश। ऑप्शन सी है पहला, तीसरा, चौथा और छठा देश। और ऑप्शन डी है दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा देश। तो एक बार फिर से देख लो, पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा भारत, पांचवा जापान, छठा आपके लिए यूएस है। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पर दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा डिटेल से। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा मामले में भारत ने निकाली पाक की हेगड़ी, लेकिन कहीं अन्य पेज पे इसको डिटेल से डिस्कस किया गया है। पेज नंबर 5 या 6 पे, वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रवासी मजदूरों को अब शहरों में मिलेगी रियायती किराए पे घर। कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, कैबिनेट का फैसला लिया गया है कि प्रवासी मजदूर जो है उसके लिए रियायती घर दिया जाए। और वो घर जो है 107 शहरों को चिन्हित किया गया है जहां प्रवासी मजदूर या प्रवासी लोग रहते हैं। भारत में 107 सिटी को चिन्हित किया गया, फाइनलाइज किया गया है और वहां पे 1.15 लाख मकान जो है सरकार देगी। किस योजना के तहत देगी उस पर डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका दो पार्ट है, एक ग्रामीण है, एक शहरी है, अर्बन। एक ग्रामीण हो गया रूरल, एक हो गया अर्बन। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। आप निश्चित तौर पे हमें बताएं यह चीज़। दूसरा है अर्बन, अर्बन चलाया जाता है शहरी और आवास मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन चलाया जाता है। इस योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की जो शुरुआत है 2015 में किया गया था और एक स्लोगन था सभी के लिए आवास। भारत जब अपनी आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, यानी 75वीं वर्षगांठ कब होता है? 2022 में होगा। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और इसकी 75वीं वर्षगांठ जो है 2022 में मनाई जाएगी। तो उस समय तक सभी के लिए आवास, 2022 तक सभी के लिए आवास, इस लक्ष्य को तय करके सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना लाई। तो लक्ष्य क्लियर है आपका, आवास योजना का लक्ष्य क्लियर है कि 2022 तक सभी के लिए आवास। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो शहरी मामलों के मंत्रालय जो है इसको रेगुलेट करते हैं, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को। क्लियर है? अब इसे लागू करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकाय को दिया गया है, अन्य एजेंसी को दिया गया है, राज्यों को दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है। सभी को मिल के इस लक्ष्य को पूरा करना है, जिस लक्ष्य का नाम है 2022 तक सभी के लिए आवास। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक शहर और उसके बाद में सूचित शहर मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। क्लियर है? लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपके लिए 4 प्रावधान जानना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो 4 इंपॉर्टेंट प्रावधान है उसके बारे में आप जानिए। पहला क्या है कि निजी भागीदारों के माध्यम से, यानी निजी कंपनी के माध्यम से
संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी निवासियों को इन सीटू पुनर्वास किया जाएगा। इन सीटू क्या होता है पता है आपको? इन सीटू होता है, जैसे मान लो कि प्रवासी मजदूर किसी झुग्गी में रहते हैं, झुग्गी यानी झोपड़ी कहा जाता है, शहर में जो झोपड़ी होता है उसे झुग्गी कहा जाता है। तो झुग्गी में जो रहते हैं तो वहाँ पे उसी जगह को पक्का मकान में तब्दील करके दिया जाएगा। इन सीटू मतलब हो गया जिस झुग्गी में रहते हैं उसी झुग्गी में जो है आवास पक्का मकान बना के दिया जाएगा। तो पहला अरेंजमेंट इसके तहत यह किया गया। दूसरा किया गया है कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से आप मकान बनाइए, आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तीसरा है कि साझेदारी में किफ़ायत आवास, यानी कह सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम करेगी और काम करने के बाद जो है किफ़ायती आवास प्रदान करेगी, आसान आवास प्रदान करेगी। और इसका फोर जो है ऑब्जेक्टिव था कि लाभार्थी के नेतृत्व में निजी घर का निर्माण या मरम्मत के लिए सब्सिडी। मान लो कोई व्यक्ति है, उसका घर बना हुआ है, तो या तो वो खुद अपने घर का निर्माण कर ले, सरकार उसको पैसा दे देगी, या नहीं तो उसका मरम्मत जो घर का करवाएगी सरकार उसका पेमेंट करेगी। कितना करेगा नहीं करेगा वो अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 4 बेसिक प्रोविज़न था जो किया गया था प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत। इन सीटू अरेंजमेंट पहला था, मैं रिपीट करता हूँ, इन सीटू अरेंजमेंट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी, साझेदारी के माध्यम से आवास का निर्माण और लाभार्थी के नेतृत्व में निजी घर का निर्माण या मरम्मत के लिए सब्सिडी। उम्मीद करता हूँ कि ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया। देखो, चीनी फौज ने खाली किया हॉट स्प्रिंग का क्षेत्र। तो गलवान घाटी के हॉट स्प्रिंग इलाके से चीनी सैनिक पूरी तरह से पीछे हटे। तो हॉट स्प्रिंग का क्षेत्र क्या है, एक बार हम जाकर के मैप पे देखते हैं। ओके, मैप पे हम आ गए। ये हमारा पूरा भारत है, सॉरी ये हमारा जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है ये अक्साई चीन का पार्ट है। 1962 के वार में चीन हमसे ये चीज़ हड़प लिया था। और अभी जो तत्कालिक विवाद था ये था गलवान घाटी को लेकर के। यहाँ गलवान घाटी है, इसको लेकर के तत्कालिक विवाद था। यहाँ पे पोगोंग तोसो मोरिरी झील के पास भी विवाद था। और यहाँ पे बीच में जो हॉट स्प्रिंग का क्षेत्र है यहाँ पे भी विवाद था। तो यहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग का लोकेशन याद रख लेना। उसके नीचे है पोगोंग तोसो मोरिरी झील, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, और गलवान घाटी ये भी इम्पोर्टेंट है। इन तीनों का लोकेशन याद रख लेना। और ये जो पार्ट है, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर डाल दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे है सक्छम वैली। ये वो जगह है जिसने पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया था, राइट। और ये जो जितना ग्रीन पार्ट है उस पर चीन का कब्जा है। जितना ग्रीन पार्ट हो गया वर्तमान में चीन पे उस पर कब्जा है। और ये सक्छम वैली है जिसको पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया था। तो यहाँ पे सबसे अधिक इम्पोर्टेंट था आपके लिए लोकेशन जानना। लोकेशन जाके आप मैप में भी चेक कर लेना। हॉट स्प्रिंग का क्षेत्र, गलवान का क्षेत्र, पेगोंग तोसो मोरिरी का सेक्टर, ये सारे सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ देती है जो डिस्प्यूटेड लोकेशन होता है, राइट। या जिस लोकेशन पे डिस्प्यूट होता है उस लोकेशन पे यूपीएससी क्वेश्चन अक्सर पूछ देती है। कोविड डाटा पे शोध करेंगे आईआईटी एलुमनी और सीएसआईआर। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार जानकारी आपको होना चाहिए, एक बार इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, कुलभूषण यादव का मामला हो गया। और यहाँ पे चमड़ा उद्योग के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। लगातार इस तरह का न्यूज़ प्रत्येक दिन पेपर में आता है कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भर बने। और यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से चमड़ा के क्षेत्र में भारत ना सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि विश्व को लीड करे। किस तरह से कानपुर का चमड़ा फैक्ट्री विश्व को लीड कर रहा है, किस तरह से आगरा का जो फेमस है जूता या आगरा की जो चमड़ा फेमस है वो किस तरह से विश्व को लीड करने का काम कर रहा है, या चाइना को हम
चमड़ा उद्योग में किस तरह से पीछे पछाड़ सकते हैं उसको लेकर के दिया हुआ है। एक बार खुद से जाकर के पढ़ लेना, इस तरह का न्यूज़ पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट आपकी जानकारी बढ़ेगी, जानकारी इन्हेंस्ड होगी। मुझे जो डिस्कस करना है आपके साथ, कुलभूषण जाधव के मामले पे डिस्कस करना है, राइट। तो सबसे पहले ये न्यूज़ सुनो कि ये न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि भारत सरकार जो है को पाकिस्तान सरकार ने कहा कि आप जो है कुलभूषण जाधव के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं कर सकते। पहले तो ये कहा, और जब भारत सरकार ने प्रेशर दिया तब जो है पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि अब जो है आप पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि पुनर्विचार याचिका का जो है क्वेश्चन कहाँ से आ गया, पुनर्विचार याचिका का प्रश्न कहाँ से आ गया, ये पूछ सकते हैं आप। तो इसके लिए हमें बेसिक में जाना होगा कि आखिर जो है कुलभूषण यादव का मामला आखिर क्या था। तो हम वहाँ से चलते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, और कुलभूषण यादव के मामले में जो भी प्रोग्रेस हुई है उस पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, पाकिस्तान का दावा था कि कुलभूषण यादव को जो है सुरक्षा बलों ने, जो पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं, जो पाकिस्तान की फौजी हैं, उसने कुलभूषण यादव ने हुसैन मुबारक पटेल के नाम से इन किया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ये पाकिस्तान का आरोप है, और वहाँ से 3 मार्च 2016 को जो है उसे गिरफ्तार किया गया। ये तो पाकिस्तान का पक्ष है। भारत का कहना है कि नहीं, आपने जो गिरफ्तार किया है वो ईरान से गिरफ्तार किया, ईरान के बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया। एक बार मैं आपको मैप दिखाता हूं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, मैप पे हम आ गए। ये जो है चाबहार पोर्ट है जो हम डेवलप कर रहे हैं, ये ईरान का चाबहार पोर्ट है जो हम इंडिया डेवलप कर रहा है, और ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है जो आपको डेवलप कर रहा है चीन। ये पार्ट जो है पाकिस्तान का, लगभग ये पार्ट जो है, ये पार्ट कहा जाता है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत। क्लियर है? और ईरान का बलूचिस्तान प्रांत ये पार्ट। तो ये बलूचिस्तान प्रांत जो है पार्ट हुआ ईरान का, और ये पार्ट हुआ आपको पाकिस्तान का। तो भारत का कहना है कि आपने ईरान के बलूचिस्तान प्रांत में जो है कुलभूषण यादव गए थे बिजनेस करने के लिए, आपने वहाँ से गिरफ्तार किया, और पाकिस्तान का कहना है कि वो ईरान के माध्यम से इन कर रहा था हमारे क्षेत्र में, हमारे बलूचिस्तान प्रांत में, हमने वहाँ से इसे गिरफ्तार किया। दोनों के बीच में इसी को लेकर के डिस्प्यूट हुआ, और उसके बाद जो है मैटर गया आपको आईसीजे। दोनों के बीच में इसी को लेकर के डिस्प्यूट हुआ, और पाकिस्तान के जो सैन्य अदालत है उसने इसे फांसी की सज़ा सुनाई। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण यादव को फांसी की सज़ा सुनाई, जासूसी और आतंकवाद फैलाने के नाम पे। क्लियर है यहाँ तक? भारत का कहना था कि आपने हमारे बिजनेसमैन, जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, बिजनेसमैन हैं वर्तमान में, वो ईरान गए थे अपने बिजनेस के लिए, आपने वहाँ से पकड़ा, और पाकिस्तान का कहना है कि हमारे क्षेत्र में आया था इसलिए हमने पकड़ा। तो जब मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई पाकिस्तान की सैन्य अदालत, तो उसके बाद भारत गया आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भारत गया, और आईसीजे ने जो डिसीजन सुनाया, आईसीजे ने अपना डिसीजन सुनाया, और डिसीजन सुनाने पे जो है जो फांसी की सज़ा दी गई थी उस फांसी की सज़ा को रोक लगा दिया। जो पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जो फांसी की सज़ा दी थी उस फांसी की सज़ा को रोक लगा दिया। ये किसने किया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। और हमने अपने यूनाइटेड नेशन के वीडियो में बताया है, आप जाकर के देख लेना हमारे यूनाइटेड नेशन का वीडियो। हमने वहाँ डिटेल से बताया है कि आईसीजे आखिर होता क्या है। क्लियर है? उसके साथ ही साथ पाकिस्तान को जो है कुलभूषण यादव के मामले में कॉन्सुलर एक्सेस देने की बात की। कॉन्सुलर एक्सेस क्या होता है? कॉन्सुलर एक्सेस होता है कि भारत का जो डिप्लोमेट है जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में भारत के दूतावास में रहने वाले जो डिप्लोमेट है, उस डिप्लोमेट को मिलने की इजाज़त दी जाए कुलभूषण यादव से। क्लियर है? कॉन्सुलर एक्सेस क्या होता है कि भारत के जो राजनयिक हैं, भारत के जो डिप्लोमेट है जो पाकिस्तान में भारत के दूतावास में रहते हैं, उसे मिलने की इजाज़त दी जाए, जो इजाज़त नहीं दिया गया था पाकिस्तान की कोर्ट के द्वारा। क्लियर है?
तो आईसीजे ने दो डिसीजन सुनाया। एक तो आईसीजे ने कहा कि फांसी की सजा पे आप लोग लगाइए, और दूसरा आईसीजे ने कहा कि आप काउंसलर एक्सेस दीजिए। लेकिन आईसीजे ने ये नहीं कहा सजा रद्द करने के लिए या बरी करने के लिए या रिहा करने के लिए आईसीजे ने कोई डिसीजन सुनाया नहीं। यानी आप पाकिस्तान जो आप सजा दिए हैं, इसको पाकिस्तान का जो हाईकोर्ट जो पाकिस्तान का सैन्य अदालत जो सजा दिया है, उस सजा को आप कैंसिल कीजिए, रद्द कीजिए, इसे भारत को सौंप दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ, ये जरूर कहा है कि आप जो है पुनर्विचार याचिका के लिए विमर्श कर सकते हैं आपसी सलाह पे, राइट। पाकिस्तान को इसमें पुनर्विचार के लिए कहा था आईसीजे ने कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। तो उसी पुनर्विचार को लेकर के भारत पुनर्विचार अर्जी दाखिल करना चाहता है। पाकिस्तान उस पर तत्कालिक रूप से पाकिस्तान ने मना किया है, लेकिन बाद में भारत के दबाव डालने पे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि आप इस पे पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं और हमारा जो कोर्ट है इस मैटर को फिर से एक बार सुनेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि कुलभूषण यादव का मामला आखिर क्या था, कहां से उसको गिरफ्तार किया गया था, पाकिस्तान सैन्य अदालत ने किस आधार पे उसे जो है मृत्युदंड की सजा सुनाई, और साथ ही साथ आईसीजे का क्या निर्णय रहा है। उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। देखो, यहाँ पे खुद से आप जाकर पढ़ लेना, चूंकि चीन को लेकर के लगातार हम डिस्कस किए हैं और वही पॉइंट लगभग इसमें भी मौजूद है। कुछ नया अगर पॉइंट आता है तो बताने में मज़ा आता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, लेकिन सारे के सारे वही पुराने पॉइंट हैं, इसलिए आप इसको जाकर के खुद पढ़ लेना। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया। साथ ही साथ इस आर्टिकल में भी वही पॉइंट कुछ दिया हुआ है, कुछ पुराने पॉइंट ही दिए हुए हैं, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है, इसलिए आज एडिटोरियल हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सारे पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। लेकिन अपने नॉलेज प्रोस्पेक्टिव के लिए आप निश्चित तौर पर इसे जाकर पढ़ लेना, या इसका जो है कटिंग जो होगा, या कह सकते हो कि इसका जो है PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे भी, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। बिजनेस पेज पे जो है प्रत्येक दिन इस तरह का न्यूज़ आ रहा है। जैसे परसों हमने डिस्कस किया था कि याद होगा कि दवा उद्योग में भारत किस तरह से आत्मनिर्भर हो। कल इसी तरह से एक न्यूज़ आया था कि किस तरह से मोबाइल इंडस्ट्रीज में भारत आत्मनिर्भर हो, और आज इसी तरह का कुछ न्यूज़ आया हुआ है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इस तरह का न्यूज़ आता है कि कितना चीन के साथ हम व्यापार करते हैं, मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या चिकित्सा उपकरण में, API में, सारे दिया हुआ। एक बार खुद से इसको पढ़ सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए। देखो, डिस्कस जो मैं करूंगा यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए खाद्य उत्पादों की बर्बादी रोकने का रास्ता साफ। तो यहाँ पे पहली बात तो ये जानो कि 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई है। कल का डिसीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। कल जो है क्या हुआ कि कैबिनेट की मीटिंग हुई, और कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। PIB पे उसको डिटेल से दिया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि PIB पे जो है कैबिनेट का निर्णय में क्या क्या टॉपिक पे चर्चा की गई है, मैं उसको डिटेल से डिस्कस कर दूँ। PIB को एनालिसिस मैं शाम में कोशिश करूँगा कर देने का आज, राइट। तो 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? अब यहाँ पे देखो, प्रत्येक वर्ष कृषि उपज का लगभग 15 से 20% बर्बाद हो जाता है। यानी जो गेहूं होते हैं देश में, आपने सुना होगा कि लाखों टन गेहूं जो है सड़े हैं, अभी सड़ रहा है, FCI के गोदाम में सड़ रहा है, अन्य जगह सड़ रहा है। आलू, टमाटर, प्याज सब कुछ सड़ रहे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको किस तरह से सेव किया जाए, किस तरह से बचाया जाए, उसके लिए सरकार 1 लाख करोड़ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। तो क्या करेगी सरकार? कोल्ड स्टोरेज बनाएगी। सिंपल सी बात है कि ऐसे कोल्ड स्टोरेज बनाएगी, अब इसे भंडारण क्षमता सरकार बढ़ाएगी, जहाँ पे वस्तु को स्टोर किया जा सके, जहाँ पे धान, जहाँ पे गेहूँ, जहाँ पे आलू, टमाटर, प्याज सबको स्टोर किया जा सके। अब देखो, इसको किस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हो। अशोक दलवई समिति के सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था।
हमने कई बार डिस्कस किया। 7 सूत्री कार्यक्रम का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो था आपको ग्रामीण भंडारण और एकीकृत कृषि भंडारण। कि किस तरह से कोल्ड स्टोरेज बढ़ाया जाए, किस तरह से स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया डेवलप करे, किस तरह से हमारे खाद्यान्न जो बाहर में पड़ा रहता है, नष्ट हो जाता है, उसको नष्ट होने से बचाया जा सके। उसके लिए रिकमेंड किया गया था कि किसानों की आय, अगर हमें 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ग्रामीण भंडारण या एकीकृत शीत भंडारण कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाए, कोल्ड स्टोरेज अधिक से अधिक निर्माण किया जाए, और उसी के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी। तो क्लियर है, जितना भी कृषि में डेवलपमेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, कृषि में जितना डेवलपमेंट हो रहा है कृषि के सेक्टर में या कृषि से संबद्ध सेक्टर में, मछली पालन में, मुर्गा पालन में, या जो भी संबद्ध सेक्टर है वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सारे के सारे डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर के 7 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार ही हो रहा है, राइट। और प्राइम मिनिस्टर के 7 सूत्री कार्यक्रम क्या था? प्राइम मिनिस्टर के 7 सूत्री कार्यक्रम का मकसद था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर 7 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था 2016 में। और किसकी रिकमेंडेशन पे? ये रिकमेंडेशन था अशोक दलवाई समिति के रिकमेंडेशन पे। अब देखो, पहला रिकमेंडेशन क्या था कि प्रति बूंद अधिक उपज के लिए सिंचाई पे अधिक ध्यान। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से इसको आप संबद्ध कर सकते हैं। दूसरा देखो कि मृदा स्वास्थ्य के आधार पे श्रेष्ठ बीज और पोषकता पे जोर। किस तरह से मृदा के आधार पे, किस तरह से मृदा स्वास्थ्य के आधार पे, यानी किसी पर्टिकुलर जगह का, जैसे मान लो कानपुर का कोई अगर ब्लॉक है, उस ब्लॉक की मृदा है उपयुक्त है गेहूं के लिए, लेकिन अगर लोग वहां धान की खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन नहीं होगा, और वहीं अगर गेहूं की खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन होगा। तो इसी को लेकर के उस जगह के किसानों को इंटीमेट किया जाए, सूचित किया जाए कि आपको धान की खेती नहीं, यहाँ गेहूं की खेती करना चाहिए। तो उसी के लिए एक प्रोग्राम सरकार लाई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रोग्राम, सॉइल हेल्थ कार्ड पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था 15 या 16 में। तो ये सरकार लाई थी। इसका मकसद था कि किसानों को सूचित करना कि आपकी ज़मीन पे क्या उत्पादन, अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो सेकेंड पॉइंट को आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर जोड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट को हमने कलेक्ट किया, कोल्ड स्टोरेज के साथ आप जोड़ सकते हैं, जो सरकार ने कल डिसीजन लिया। नेक्स्ट देखो, चौथा पॉइंट है खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी किसानों की आय 2022 में दोगुनी करना है तो हमें फूड प्रोसेसिंग पे भी जोर देना होगा। अब इसको किस तरह से आप जोड़ोगे? जो करंट न्यूज है, आप इसको इस तरह से जोड़ो कि भारत में जो है फूड पार्क जो बन रहा है, 12 या 13 फूड पार्क हैं। सब आप जाकर के अपने नेट पे सर्च करके अपने कॉपी में लिख लेना, 12 या 13 आई गेस फूड पार्क बने हैं देश में। तो फूड पार्क पे क्या होगा कि किसान डायरेक्टली उस फूड पार्क पे जाकर के अपना सामान बेच सकते हैं, और साथ ही साथ उसी फूड पार्क में प्रसंस्करण होगा, यानी टमाटर से अगर जैम बनना है तो उसी फूड पार्क में टमाटर से जैम बन जाएगा, आलू से चिप्स बनना है तो उसी फूड पार्क में आलू से चिप्स बन जाएगा, यानी खाद्य प्रसंस्करण होगा और किसानों को भी खाद्य प्रसंस्करण में भागीदारी मिलेगी। फूड पार्क इंपॉर्टेंट है, और बिहार में एकमात्र फूड पार्क है, याद रख लेना। भारत में लगभग 12 या 13 फूड पार्क हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन बिहार में एकमात्र फूड पार्क है, वो खगड़िया जिले में। क्लियर है? अब देखो, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, ई-नैम, इसको इस योजना से भी जोड़ सकते हो, जैम से भी जोड़ सकते हो इसको। ये किस तरह से सरकार जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहा है, किसानों के उत्पाद को किस तरह से ऑनलाइन बढ़ावा दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, किस तरह से किसान अपने उत्पाद को देश और विदेश में इंटरनेट के माध्यम से बेच सकता है, इसके लिए सरकार ई-नैम परियोजना लाई है, जो 5वां पॉइंट का पार्ट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने आप में एक योजना है, राइट। तो ये समिति ने रिकमेंड किया था कि किसानों को फसल बीमा का फायदा दीजिए, और तभी जाकर के हमारा किसान 2022 तक में डबल इनकम जनरेट कर पाएगा। और साथ ही साथ जो है सहायक गतिविधि, जैसे हो गया पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मक्खी पालन हो गया, डेयरी उद्योग हो गया,
मत्स्य उद्योग हो गया। मत्स्य उद्योग के लिए हाल फिलहाल में हमने डिस्कस किया था कि एक योजना सरकार लाई है। तो ये सारी की सारी योजना जो मान लो मत्स्य पालन में लाएगी, डेयरी पालन में लाएगी, मधु पालन में लाएगी, मुर्गी पालन में लाएगी, या सरकार जो भी सब्सिडी दे रही है, इसका बृहद पैमाने पे उद्देश्य है कि किसानों की आय 2022 तक में हमें किसी भी कीमत पे दोगुनी करनी है। तो इसको इस तरह से जो भी किसानों के संदर्भ में न्यूज़ आएगा या किसानों के संदर्भ में जो भी आर्टिकल आएगा, जो भी सरकार स्टेप उठाएगा, इसी 7 पॉइंट के अंदर वो सारा स्टेप होगा। तो ये 7 पॉइंट अपने कॉपी में जाकर लिख लेना। प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम का ये लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की बिक्री में छूट का आदेश दिया। लॉकडाउन के समय में सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था कि चलिए आप अपना जो है BS4 का आपका स्टॉक है उसको बेच सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन सरकार ने अब इस छूट को वापस ले लिया है। BS4 जो है वाहन है वो प्रतिबंधित हो जाएंगे देश भर में। आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 31 मार्च तक ही दिया हुआ था डेट कि पूरे देश भर में 31 मार्च तक ही BS4 वाहन बिकेंगे। उसके बाद डायरेक्टली इंडिया मूव करेगा BS6 वाहन पे। यानी BS6 वाहन क्या होता है, वहाँ पे कह सकते हो कि इंजन जो होता है आपका इस तरह से कैपेबल होगा कि आपकी गाड़ी से धुआं कम निकलेगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। अब इसको आप इस न्यूज़ से जोड़ो। UNFCCC का जो न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, वहाँ पे जो है सरकार ने डिसीजन लिया है। सरकार ने जो है UNFCCC में सरकार ने कमिटमेंट किया था जिसे INDC टारगेट कहा गया। INDC टारगेट के तहत सरकार ने कमिटमेंट किया था कि भारत सरकार प्रतिबद्धता जाहिर करती है, सरकार अपना कार्बन इमिशन कम करेगा और कार्बन इमिशन कम करने के लिए ही सरकार BS4 से BS6 पे मूव करेगी। BS4 से जो है BS6 पे सरकार मूव कर रही है ताकि वहाँ उत्सर्जन कम हो, वाहनों का उत्सर्जन बहुत कम हो जाएगा। इससे क्यों कर रही है कि सरकार ने UNFCCC के COP21 यानी पेरिस समझौता में सरकार ने INDC लक्ष्य के तहत तय किया था और उसी लक्ष्य के लिए सरकार कई काम कर रही है, राइट। तो इस तरह का जो भी वाहन का प्रदूषण कम होगा। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि रेलवे किस तरह से हरित रेलवे को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से विद्युतीकरण कर रहा है। ये सारे के सारे न्यूज़ को आप अपने इन्वायरमेंट के पोर्शन से कोरिलेट करो, तभी जाकर के आप एक सशक्त तैयारी आपकी हो पाएगी। यहाँ पे देखो एक न्यूज़ है कि अगस्त से ई-कॉमर्स कंपनियां बताएगी कहाँ बना है सामान। सरकार ने चीनी कंपनी को जो है आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारत में जितना ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं उसको सरकार ने सूचित किया था कि आपको यह बताना है कि ये कंपनी का ओरिजिनेशन कहाँ से है। जैसे मान लो आप फेसबुक पे जाते आप अमेजन पे जाओगे और आपको एक मोबाइल परचेज करना है, तो वो मोबाइल का नाम जैसे मान लो ओप्पो है, ओप्पो का मोबाइल है, तो वो मोबाइल का नाम तो ओप्पो का नाम होगा, उसका स्पेसिफिकेशन होगा, साथ में उसके नीचे दिया रहेगा कि ओरिजिनेशन ऑफ कंट्री चाइना। इसी तरह से मान लो आपने सैमसंग का मोबाइल परचेज किया, तो आपने अमेजन पे गया, सैमसंग का मोबाइल आपने देखा, नीचे लिखा होगा कि ओरिजिनेशन ऑफ दिस कंट्री दक्षिण कोरिया। तो इस तरह से किस देश में का ये उत्पाद है, कहाँ का ओरिजिनेशन है, सितंबर से ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज बताएगी। और ये भी एक शानदार स्टेप है किस तरह से हम चाइना को इनकाउंटर करें आर्थिक क्षेत्र में, राइट। चाइना को किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में हम इनकाउंटर कर सकते हैं, चाइनी उत्पादों का रोक किस तरह से भारत में लगा सकते हैं, उसके लिए एक शानदार स्टेप यह भी है। तो आप अपने जाकर के जो करेंट का पोर्शन है या चीन का जो नोट आपने बनाया होगा वहाँ पे जाकर के इस पॉइंट को आप मेंशन कर लेना कि भारत सरकार क्या स्टेप उठा रही है चाइना के सामान को इनकाउंटर करने के लिए, या चाइना के आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार क्या स्टेप उठा रही है, या चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए सरकार क्या स्टेप उठा रही है। तो वहाँ पे जाकर के आप इस पॉइंट को लिख लेना। PF मदद में अवधि विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी। तो सबसे पहले तो ये जानो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है कि जिन कंपनी में 100 कर्मचारी हैं, अधिकतम 100 कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है, उस कंपनी में
कंपनियों और कर्मचारियों को दोनों हिस्से का पीएफ जो है केंद्र सरकार जमा कर रही थी। आई रिपीट अगेन कि अधिकतम 100 कर्मचारी हैं किसी कंपनी में, मैक्सिमम 90% से अधिक कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये है। उन कंपनियों और कर्मचारियों को दोनों हिस्से का पीएफ जो है केंद्र सरकार जमा कर रही थी। क्लियर है? अब देखो न्यूज पे हम लौटते हैं कि कोविड जब शुरू हुआ था उसके बाद निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और उस पैकेज में कहा था कि चूंकि ये छोटी कंपनी है, 100 से अधिक कम कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं, छोटी कंपनी है, 90% कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उसका सैलरी 15,000 रुपये से कम है। तो ऐसी कंडीशन में 3 माह तक, यानी अप्रैल, मई और जून, 3 माह तक इनका जो पीएफ है उनका वहन भारत सरकार करेगी। पीएफ क्या होता है कि 12% जो है, 12% जो है जो कर्मचारी है उनका सैलरी से कटता है और साथ ही साथ 12% जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर हैं, जो उद्योग हैं वो पैसा देते हैं और ये टोटल मिल के चला जाता है सरकार, जमा हो जाता है पीएफ अकाउंट में। और जो व्यक्ति रिटायर करता है तो उसके बाद ये सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट सहित उस व्यक्ति को मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 12% पैसा जो है वो एम्प्लॉय का, कर्मचारी का, और 12% पैसा एम्प्लॉयर, नियोक्ता का या उद्योग का जमा होता है और उसके बाद जो है ये पैसा उसके रिटायरमेंट के बाद मिलता है। क्लियर है? तो अभी जो है आज का न्यूज़ क्या है, इसको जो है कैबिनेट ने एक्सटेंशन दे दिया। ठीक है, इसको अवधि विस्तार दे दिया, यानी 3 महीना का जो था इसको बढ़ा दिया गया है। यानी अब जो है सरकार 3 महीना से अधिक, यानी जुलाई के बाद भी सरकार एम्प्लॉय का पैसा और एम्प्लॉयर दोनों का पैसा सरकार खुद वहन करेगी। चूँकि ऐसा कदम इसलिए उठाया गया कि छोटी कंपनी है और सरकार जो है छोटी कंपनी पे दबाव नहीं डालना चाह रही है। चूँकि ये कंपनी लॉकडाउन के समय में पूरी तरह से बंद थे, इसलिए कंपनी का व्यापार प्रभावित होता था। ऐसी कंडीशन में सरकार की मदद करना एक जिम्मेदारी थी। क्लियर है? यहाँ पे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और संगठन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये संगठन है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। यानी ये संगठन क्या है? ये संगठन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी सांविधिक संगठन है। संसद के एक एक्ट के माध्यम से इसका स्थापना किया गया है। इसका एक्ट का नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के माध्यम से इसका स्थापना किया गया है। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है ये अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी ने पूछा है या स्टेट पीसीएस में आपको पूछ देगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। क्लियर है? सदस्यों और वित्तीय लेन देन के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है और 4 मार्च 1952 को इसकी स्थापना हुई। तो इसमें आपको पहला तो आपको एक्ट याद रख लेना, 1952 के एक्ट के माध्यम से इसका स्थापना हुआ। दूसरा स्थापना 1952 में हुआ और तीसरा किस मिनिस्ट्री के तहत है? तो रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कि इसको जो है 2 महीने के लिए अगस्त तक एक्सटेंड किया गया। पहले जो है अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए लाया गया था और अब जो है जुलाई और अगस्त 2 महीने के लिए और इसे एक्सटेंड किया गया है। यानी 2 महीने और तक जो पीएफ का जो पैसा होगा, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होगा, वो पैसा सरकार वहन करेगी कर्मचारी और नियोक्ता की जगह पे। WHO से औपचारिक तौर पे अलग हुआ अमेरिका। हालांकि ये जो बिडेन है, यहाँ पे ये देखो, ये जो है जो बिडेन है, अमेरिका में डुअल पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक है एक रिपब्लिकन है। ये राष्ट्रपति जो है ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं और ये जो बिडेन है इसके अपोजिट में चुनाव में खड़े हैं, ये हैं आपको डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिस पार्टी के बराक ओबामा थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो इन्होंने कहा है कि अमेरिका, अगर हमारी सरकार आती है तो फिर अमेरिका WHO का पार्ट हो जाएगा। अब आप ये सुनो, ये जानकारी आपको बेसिक होना चाहिए
कि डब्ल्यू एच ओ में अमेरिका जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है लगभग 14%। डब्ल्यू का जितना टोटल पैसा मिलता है डब्ल्यू को, उसका 14% अकेले अमेरिका कंट्रीब्यूट करता है। तो आप पूछोगे कि सर चीन कितना करता है, इंडिया कितना करता है? तो चीन और इंडिया की भागीदारी लगभग 1% है या उससे भी कम है। यानी जिस चीन के इशारा पे डब्ल्यू काम कर रहा था उसकी भागीदारी 1% से भी कम है और अमेरिका की भागीदारी 14% है लगभग। अब और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू को कोई कंट्री ही पैसा देता है, कोई कंट्री ही फंड देता है। डब्ल्यू को फंड जो है बिल गेट्स जैसे इंस्टीट्यूशन भी देते हैं, बिल गेट्स फाउंडेशन भी देते हैं, और जितना अमेरिका उसको फंड देता है लगभग उसी के इक्विवेलेंट बिल गेट्स फंड देते हैं। लगभग 14% जो है बिल गेट्स का भी फंडिंग होता है डब्ल्यू के तहत। यानी मान लो कि डब्ल्यू को 100 करोड़ रुपए एक वर्ष में अगर मिलता है तो उसमें 14 करोड़ रुपए अमेरिकी सरकार देती है और 14 करोड़ रुपए अकेले बिल गेट्स का फाउंडेशन देता है, बिल गेट्स का संगठन देता है, एनजीओ देता है। क्लियर है? तो जहां अमेरिका ने प्रतिबंधित किया कि हम जो है इससे अलग हो रहे हैं, हम डब्ल्यू को फंडिंग नहीं करेंगे, वहां बिल गेट्स ने अपोज किया था। बिल गेट्स ने बोला कि आपको अगर अलग होना आप अलग होइए, लेकिन जो हमारी एनजीओ है वो डब्ल्यू को फंडिंग करती रहेगी। हम इस आपदा के स्थिति में डब्ल्यू से अलग होने वाले नहीं हैं। इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं कि अमेरिका ने तिब्बत के मुद्दे पे चीनी अफसरों को प्रतिबंधित किया। तो जो चीन का जो अफसर है जो तिब्बत में तैनात है, मान लो आप तिब्बत जाना चाहते हैं तो आपको तिब्बत जाने से रोक दिया जाता है, या तिब्बत के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ जो चीन का अफसर है वो आपको जाने से रोकेगा। और जो अफसर तिब्बत में, चीन का जो अफसर तिब्बत के क्षेत्र में है जो आपको जाने से वहाँ रोकेगा, उस अफसर पे अमेरिका ने वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है। यानी वो अफसर जो तिब्बत में तैनात है चीन के, वो अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे। यूएन के 75वें सत्र की घोषणा में दिखेगी भारतीय रुख की झलक। 75वां सत्र होगा 2021 में, 21 दिसंबर 2021 को होगा। और इसमें भारतीय झलक क्यों दिखेगी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत तब पार्ट होगा। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है, अस्थायी सदस्य चुना गया है, और भारत की जो सदस्यता की शुरुआत होगी 1 जनवरी 2021 से होगी। 1 जनवरी 2021 से भारत सदस्य होगा और 31 दिसंबर 2022 तक भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्पोररी मेंबर होगा और अस्थायी सदस्य होगा। तो निश्चित तौर पे जो 75वां सत्र होगा 2021 का सत्र होगा वो इंडिया के लिए अधिक इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे क्या फैक्ट आपको जानना चाहिए उस पर हम चलते हैं। पहला फैक्ट तो आपको ये जानना चाहिए कि 74वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मोहम्मद बंदे। मोहम्मद बांदे जो हैं 75वें सत्र के अध्यक्ष हैं। 2020 यानी 74वां मोहम्मद बांदे जो हैं 74वें सत्र जो 2020 में संपन्न होने वाला है उसके अध्यक्ष हैं, और जो है नाइजीरिया के। और DS त्रिमूर्ति जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अकबरुद्दीन के जगह जो है अब ये बने हैं DS त्रिमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि ये कर रहे हैं। तो देखो वनडे का एग्जाम दोगे तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। यहाँ पे देखो दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बंदे। तो क्लियर है, 74वें सत्र के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बंदे जो नाइजीरिया से आते हैं। अफ्रीका के देश है नाइजीरिया देश है, वहाँ से आते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि देखो ये इन्फॉर्मेशन मैं क्यों देता हूँ कि कुछ जानकारी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए आपसे पूछता हूँ कि आपकी जानकारी भी थोड़ा इन्हेंस होगी। कुछ गूगल सर्च तो आपको भी करना होगा ना, तो आप जो करोगे कुछ गूगल सर्च तो उससे आपकी नॉलेज कैपेसिटी इन्हेंस्ड हो जाएगी, नॉलेज कैपेसिटी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन मेरा यह है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। हम मूव करते हैं अब क्वेश्चन पे। देखो ये 18 का क्वेश्चन है। वर्तमान परिस्थिति चेंज हो गई है,
आपने एक संगठन का नाम सुना होगा RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें टोटल 16 देश थे, 10 आसियान के देश थे प्लस 6 हो गया अन्य देश। आसियान के 10 देश का नाम मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपको भी याद हो जाएगा। पहला तो हो गया आपको म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये भारत से सटा हुआ देश है। भारत जो है यहाँ पे ट्रेवल कर सकता है, बाय रोड यहाँ तक जा सकता है, और भारत रोड बना भी रहा है यहाँ पे। तो कौन सा है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये 5 देश हो गए। रिमेनिंग जो 5 देश हैं वो है सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। तो ये 10 देश टोटल हो गए आसियान के देश। साथ ही साथ RCEP में जो है 10 देश तो आसियान के थे, ये 10 आसियान के हो गए, और 6 अन्य कंट्री जो थे वो थे आपको चीन, दक्षिण कोरिया, जापान 3 हो गया, भारत 4 हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 6। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, भारत 4 हो गया, दक्षिण कोरिया 5 और जापान 6। तो ये टोटल 16 कंट्री थे जिसके बीच में मुक्त व्यापार की चर्चा हो रही थी, और लगातार 2012 से चर्चा हो रही थी कि ये देश को मुक्त व्यापार करना चाहिए, टैरिफ फ्री होना चाहिए। लेकिन भारत को काफ़ी लॉस हो रहा था, और भारत के प्राइम मिनिस्टर विजिट किए पिछले वर्ष आसियान देश में, और वहाँ पे भारत फाइनली आसियान से RCEP से अलग हो चुका है। भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भारत अलग हो चुका है, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस बार भी इम्पोर्टेंट है। अब चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि मुक्त व्यापार भागीदार यानी RCEP का कौन सा देश भाग है। वर्तमान में इससे भारत अलग हो चुका है, तो इसलिए वर्तमान के संदर्भ में ये क्वेश्चन प्रासंगिक नहीं है। 2018 में क्वेश्चन पूछा था, और 2018 के संदर्भ में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, हमने आपको बताया कि जो 6 देश है उसका जिक्र हमने किया, तो उसमें जो है USA नहीं है और कनाडा नहीं है, तो 2 और 6 ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, लग रहा है कि क्वेश्चन गलत डला गया है, ऑप्शन आपके लिए गलत डला गया है, लेकिन फिर भी याद रख लेना कि इसका आंसर जो है क्या हो गया, 1, 3, 4 और 5, ये आंसर होना चाहिए एग्जैक्टली। 1, 3, 4 और 5 होना चाहिए। ऑप्शन में कोई 1, 3, 4 या 5 नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। लेकिन इसका आंसर होना चाहिए 1, 3, 4, 5। जब UPSC का आप क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिया था 1, 3, 4, 5, ऑप्शन C वहाँ पे था। UPSC में 1, 3, 4, 5 दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने 6 डाल दिया है, तो ऑप्शन C UPSC के क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन C सही होता है, राइट। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।